आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा सकते हैं, लेकिन सुहाग रात जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना। शिवांश ने बड़े गुस्से में मनोज साहब से ये बात कही। मनोज जी उसे कहर भरी नजरों से देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी की हैसियत से बैठी है। जाओ, जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत दो। वे जोर से चिल्लाए। हरगिज नहीं, मैंने हमेशा उसे अपनी बहन समझा है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, शिवांश ने कहा। ये सुनते ही मनोज जी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, इतना जोर से कि वह गिरते गिरते बचा। बबीता जी का हाथ अपने सीने पर चला गया, लेकिन पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं कह रहा हूं, कमरे में जाओ और पत्नी के साथ रात वैसे ही गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मुझे नहीं मिला तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। शिवांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह बोला, आपको सबूत चाहिए तो ठीक है, मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी उस चहेती की चीखों की आवाजें सुनाई दे तो दरवाजे पर दस्तक मत देना। ये कहकर वह कमरे में दाखिल हुआ, जहां डरी सहमी प्रेरणा किसी तरह अपने आंसू रोक रही थी। कमरे में आते ही उसने जोर से दरवाजा बंद किया, जिससे प्रेरणा बुरी तरह चौंक गई। उसने आज तक शिवांश को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली ख्वाहिश का नतीजा नहीं थी। वह सोच रही थी कि वह शिवांश से कहेगी कि वह कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं करेगी। वह अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। जैसे ही शिवांश उसके पास आया, प्रेरणा बोली, तुम फिक्र मत करो शिवांश, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल पैदा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें किसी रिश्ते के लिए मजबूर करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवांश चिल्लाकर बोला, मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। मेरे बाप के सामने मासूम बनने का ढोंग आज मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हारी नीयत मुझ पर पहले से ही खराब थी, क्योंकि तुम्हें कम उम्र के लड़कों का शौक है। तुम्हें लगा होगा कि अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी उम्र के लड़के से हुई तो वह तुम्हारे अंदर की आग को शांत नहीं कर पाएगा, जो एक कम उम्र और जज्बातों से भरा लड़का कर सकता है। ये सुनकर प्रेरणा के कानों से जैसे धुआं निकलने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि शिवांश उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। चलो ठीक है, अब उतारो ये सब। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब एक 21 साल का लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की पवित्रता ही नहीं बल्कि मर्द की मर्दानगी का भी सबूत होता है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर शिवांश ने बिना वक्त गवाए अपनी शर्ट उतारी और फिर, नहीं आंटी जी, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि शिवांश मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह देखा है, कभी भी उस नजर से नहीं देखा, और भगवान के लिए मुझ पर ये जबरदस्ती मत कीजिए। जब बबीता जी ने प्रेरणा को मनोज जी के इस फैसले के बारे में बताया तो वह गुस्से से पूरी तरह भर गई। उसका दिल जैसे टूट गया हो। लेकिन बबीता जी उसे समझाने की कोशिश करती रही कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने तुम्हें इस घर में जगह दी है, तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए उनके एहसानों का बदला तुम्हें उनकी बात मानकर देना चाहिए। और वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि शिवांश मांगलिक है और तुम भी मांगलिक हो, तो इस शादी से दोनों के दोष खत्म हो जाएंगे। हालांकि बबीता जी ये सच्चाई अच्छी तरह जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे असली वजह कुछ और ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नजरें चुराते हुए ये बात कही। ये सब सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए और उसने दर्द भरी आवाज में कहा, ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि शिवांश के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। वह अभी छोटा है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, मुझे दीदी कहकर बुलाता है, और आप अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं। इस पर बबीता जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो अपने अंकल से करो, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। प्रेरणा का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना था। वह सिर्फ 5 साल की छोटी सी बच्ची थी जब उसे इस घर में लाया गया था, और जब वह 6 साल की हुई तो उसके सामने ही शिवांश का जन्म हुआ था। बचपन से लेकर आज तक उसने ही उसे हर चीज सिखाई थी, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना,
हर कदम पर वह उसके साथ खड़ी रही थी। आज भी जब कभी पढ़ाई में उसे कोई परेशानी होती तो वह बिना सोचे समझे सीधे प्रेरणा के कमरे में चला जाता, किताबें फैलाकर बेड पर बैठ जाता और मासूमियत से कहता, दीदी आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जल्दी से मुझे पढ़ा दीजिए। इस पर प्रेरणा हल्के गुस्से और प्यार से उसका कान पकड़कर खींचती और कहती, तुम दिन ब दिन बहुत ही आलसी और निकम्मे होते जा रहे हो। क्या पूरी जिंदगी मैं ही तुम्हें पढ़ाती रहूंगी? जरा सोचो, अगर मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे? इस पर शिवांश तुरंत अपना कान छुड़ाते हुए मासूमियत से जवाब देता, तो मैं आपके ससुराल आ जाया करूंगा पढ़ने के लिए। क्या आप अपने भाई को अपने घर नहीं आने दोगी? ये सुनकर प्रेरणा मुस्कुराते हुए कहती, नहीं, मैं तो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाया करूंगी। मुझे हर वक्त तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी करवानी है। तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया करो। लेकिन शिवांश जिद्दी अंदाज में वही बेड पर टेक लगाकर लेट जाता और कहता कि नहीं, मुझे तो आप ही पढ़ाओगी, क्योंकि जब आप सुनती हैं तभी मुझे तसल्ली मिलती है कि मैंने सब कुछ ठीक से याद कर लिया है। 10वीं के एग्जाम के समय तो उसने प्रेरणा को पूरी रात सोने तक नहीं दिया था। वह खुद पढ़ाई करता रहता और उसे भी जगाए रखता। कई बार तो वह नींद से झपकने लगती, तब गुस्से में कहती, शिवांश ये क्या बदतमीजी है, तुम अब छोटे नहीं हो, खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन वह प्यार से कहता, दीदी आप ही तो चाहती हैं कि मैं अच्छा पढूं, जिंदगी में कुछ बड़ा करूं, एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं और फिर आप सबके सामने गर्व से कहें कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। तब लोग आपको कितनी इज्जत से देखेंगे। शिवांश की बात सुनकर प्रेरणा उसे घूर कर देखने लगी। उसने जल्दी से अपना हाथ मुंह पर रखकर जम्हाई रोकी और थोड़े झुंझलाए हुए अंदाज में बोली, तुम्हारी इस पढ़ाई का फायदा सिर्फ तुम्हारी पत्नी को मिलेगा, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए भगवान के लिए अब मुझे सोने दो शिवांश, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इतना कहकर उसने उसके सामने हाथ भी जोड़ दिए। लेकिन शिवांश हंसते हुए जिद पर अड़ गया और बोला, हरगिज नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और आखिरकार जब वह पेपर देने के लिए चला गया तब जाकर प्रेरणा ने राहत की सांस ली। 10वीं के रिजल्ट में उसके लगभग सारे A1 ग्रेड आए। वह खुशी से उछल पड़ा और भागकर प्रेरणा के गले लग गया। लेकिन इस बार प्रेरणा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया और थोड़ा सख्त होकर बोली, तुम कब बड़े होगे शिवांश? कद में तो मुझसे लंबे हो गए हो, लेकिन बहन के गले लगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर शिवांश हंसते हुए बोला, अरे इसमें क्या गलत है, बहन के गले लगना कोई पाप थोड़ी है। उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि प्रेरणा उसकी सगी बहन नहीं है, जबकि प्रेरणा धीरे धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिवांश अब भी बच्चे की तरह कभी उसके कंधे पर सिर रख देता और मासूमियत से कहता, बहुत थक गया हूँ, प्लीज एक कप कॉफी बना दो। एक दिन जब वह 11वीं में था और टेस्ट की तैयारी कर रहा था, प्रेरणा बेड के सहारे बैठकर उससे सवाल पूछ रही थी। वह जवाब दे रहा था, तभी जवाब देते देते उसने फिर से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। इस बार प्रेरणा को बहुत गुस्सा आया और उसने पहली बार उसे सख्ती से डांटते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, पीछे हटो, अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो। शिवांश ये सुनकर चौंक गया और बोला, क्या हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया? तब प्रेरणा ने उसे समझाते हुए लेकिन सख्त लहजे में कहा, कब समझोगे तुम? जाओ आईने में खुद को देखो, अब तुम बड़े हो गए हो और मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसे बिना वजह मेरे कंधे पर सिर रखना ठीक नहीं है। अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं सच में तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ये सुनकर शिवांश को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में अपनी किताबें वहीं फेंक दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। साफ दिख रहा था कि वह बहुत नाराज है, लेकिन इस बार प्रेरणा ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। 2-3 दिन तक वह मुंह फुलाकर दूर दूर रहा। आखिरकार प्रेरणा को ही उसे मनाना पड़ा। उसने प्यार से समझाते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया था, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इस पर शिवांश ने मासूमियत से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप जानती है ना, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, इसलिए आपकी डांट मुझे बहुत बुरी लगी। पहली बार ऐसा लगा जैसे आप मेरी बहन नहीं बल्कि कोई पराई लड़की हैं।
समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया और जैसे ही शिवांश 12वीं क्लास में पहुंचा, एक दिन बबीता जी ने हिचकिचाते हुए प्रेरणा को बताया कि उसके अंकल उसके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। ये सुनते ही प्रेरणा हैरान रह गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और गुस्से व हैरानी से बोली, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आंटी, मैं कभी भी शिवांश से शादी नहीं कर सकती। इस पर बबीता जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो अपने अंकल से खुद जाकर बात करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जब प्रेरणा ने हिम्मत करके मनोज जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बिना एक पल गवाए सख्त लहजे में कहा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ले सको। तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता के गुजर जाने के बाद मैंने ही तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, तो क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सही फैसला करूं। ये सुनते ही प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका दिल जैसे टूट गया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल जी, मैं आपकी किसी बात का विरोध नहीं करूंगी, आप मेरी शादी जहां चाहे कर दें, लेकिन प्लीज शिवांश से मत कराइए। मैंने उसे हमेशा छोटे भाई की तरह ही देखा है, कभी भी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन मनोज जी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, शादी से पहले हर लड़का लड़की ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके जज्बात अपने आप बदल जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर आज के समय में ऐसा कौन सा अनोखा काम हो रहा है, कई जगह लड़कियों की शादी उनसे छोटे लड़कों से भी होती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कानून भी कहीं ये नहीं कहता कि लड़के की उम्र ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर उन्होंने अपनी सोच साफ करते हुए कहा कि वह उसे किसी अनजान घर में नहीं भेजना चाहते। भले ही वह खुद कुंडली या मंगलिक दोष में विश्वास नहीं रखते, लेकिन समाज की सोच से डरते हैं। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया कि कैसे शर्मा जी की बेटी को मांगलिक कहकर उसके पति की मौत का दोष उसी पर डाल दिया गया और उसके ससुराल वालों ने उसकी जान तक ले ली। ये सब सोचकर वह डर गए हैं। वह समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी बेटी को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे सुकून रहेगा, और मैंने तुम्हारे पिता मुकेश से जो वादा किया था उसे भी मैं इसी तरह निभा सकता हूँ कि तुम्हें हमेशा खुश रखूं। इसके बाद उन्होंने शिवांश की बात करते हुए कहा कि वह अब छोटा नहीं रहा, 21 साल का हो चुका है और मैं चाहता हूं कि वह अपनी आगे की पढ़ाई लंदन जाकर पूरी करे, लेकिन मैं उसे अकेले वहां नहीं भेज सकता। इसलिए चाहता हूं कि वह शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाए, ताकि तुम उसकी जिम्मेदारी भी संभालो और मुझे भी सुकून रहे कि तुम दोनों सुरक्षित हो। उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह वहां किसी गलत संगत में पड़ जाए या किसी लड़की के चक्कर में फंसकर उसे यहाँ ले आए। इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे लिए अब तक कोई और रिश्ता भी नहीं देखा। ये सब सुनकर प्रेरणा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि शिवांश भी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगा। उसने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, अंकल जी, ये रिश्ता बिल्कुल सही नहीं है। मैं उससे पूरे 6 साल बड़ी हूँ। आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी ने उसकी एक ना सुनी और सख्ती से कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना बताओ कि मेरी इतनी कुर्बानियों का बदला क्या तुम इस तरह दोगी कि मेरे फैसले को सबके सामने ठुकरा दो। ये सुनकर प्रेरणा की आवाज जैसे गले में ही अटक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। मनोज जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी मेरी इज्जत रखेगी। ये सुनकर प्रेरणा चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। पहली बार उसे खुद पर इतना बेबस महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जब यही बात शिवांश को बताई गई कि आने वाले सोमवार को उसकी शादी प्रेरणा से तय कर दी गई है, तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह इतना हैरान और गुस्से में था कि वह ये भी भूल गया कि सामने उसके पिता खड़े हैं, और गुस्से से भरकर बोला, पापा, क्या आप सच में ठीक हैं? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा सोचा तक नहीं। मनोज जी के माथे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई देने लगी
उनकी आंखों में सख्ती उतर आई और उन्होंने बेहद कड़े और तल्ख लहजे में कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और जो मैं कह रहा हूं वही होगा। तुम्हें वही करना है जो मैं तय कर चुका हूं। शिवांश ने भी हिम्मत जुटाकर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं किसी भी हालत में प्रेरणा दीदी से शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही मनोज जी का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरे घर में गूंज उठी। तुमने उसे सिर्फ बहन की नजर से देखा है, लेकिन वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वह मेरे दोस्त की बेटी है। तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है और ये बात तुम बचपन से जानते हो। फिर भी मैंने हमेशा तुम्हारे जज्बातों की इज्जत की कि तुमने कभी अपने मन में उसके लिए गलत ख्याल नहीं आने दिया। लेकिन अब जब मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूं तो तुम्हें अपने जज्बात बदलने ही होंगे। और याद रखना, तुम बाहर पढ़ने तभी जाओगे जब तुम प्रेरणा से शादी करोगे। सिर्फ शादी नहीं करोगे बल्कि उसे निभाओगे भी। वह तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ लंदन जाएगी। लंदन जाकर पढ़ाई करना शिवांश का सबसे बड़ा सपना था और जब उसे ये मौका मिला था तो वह बेहद खुश था। वह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर रहा था, लेकिन ये फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जैसे अचानक उसके सर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, उसने फिर से विरोध किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं लंदन जरूर जाऊंगा, लेकिन प्रेरणा दीदी से शादी नहीं करूंगा। पापा, आपको आखिर हो क्या गया है? वह मुझसे इतनी बड़ी हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? लेकिन मनोज जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और साफ साफ धमकी दे दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। शिवांश उस समय इतना सक्षम नहीं था कि अपने दम पर खड़ा हो सके। अभी उसने सिर्फ स्कूल पास किया था, ना उसके पास कोई नौकरी थी और ना ही कोई सहारा। इसलिए मजबूरी में उसे इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। वह मन ही मन सोच रहा था कि ठीक है, शादी तो कर लेगा, लेकिन कभी प्रेरणा को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे और बस नाम की शादी होगी। लेकिन उसके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब मनोज जी ने साफ कह दिया, सिर्फ शादी करना ही काफी नहीं है, उसे निभाना भी पड़ेगा। प्रेरणा अब तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। यह सुनकर शिवांश के अंदर गुस्सा उबाल मारने लगा। उसे ये बात खाए जा रही थी कि आखिर प्रेरणा इस शादी के लिए मान कैसे गई। उसने विरोध क्यों नहीं किया? अगर वह मना कर देती तो शायद ये शादी कभी नहीं होती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि प्रेरणा अपने ऊपर किए गए एहसानों के बोझ तले दब चुकी थी और इसी वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई। गुस्से और गलतफहमी में डूबा हुआ शिवांश जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वह बेकाबू होकर बोला, मैंने कहा था ना, आज तुम्हें सब समझा दूंगा। आज पता चलेगा कि जब 21 साल का लड़का अपनी मर्दानगी साबित करता है तो सिर्फ औरत की पवित्रता ही नहीं बल्कि मर्द की ताकत भी परखी जाती है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर उसने बिना एक पल गवाए अपनी शर्ट उतार दी। ये सब देखकर प्रेरणा के होश उड़ गए। वह डर और गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है शिवांश, तुम मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हो? लेकिन शिवांश भी उसी तेवर में चिल्लाया, जैसे मुझे सिखाया गया है वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकली? मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता था, लेकिन आज मुझे आपसे नफरत हो रही है। प्रेरणा एक पल के लिए सहम गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर शांत आवाज में बोली, तुम बेकार में इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं साफ कह रही हूँ कि मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस मुझ पर एक एहसान कर दो कि अंकल आंटी के सामने कुछ मत कहना। तुम्हें विदेश जाना था ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है। वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना करियर बनाओ और फिर जिससे चाहो शादी कर लेना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। ये सुनकर शिवांश परेशान होकर बोला, और पापा जो कह रहे हैं कि उन्हें सबूत चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं, मैं उन्हें सुबह क्या जवाब दूंगा? ये सवाल सुनकर प्रेरणा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने नजरें झुका ली क्योंकि इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। शिवांश सोफे पर बैठ गया, सिर पकड़कर सोचने लगा।
कि इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है। तब प्रेरणा ने धीरे से कहा, मैं खुद आंटी जी से बात कर लूंगी, तुम बस अंकल जी के सामने ऐसा दिखाना कि हम दोनों खुश हैं। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन दोनों ही अपने अपने ख्यालों में उलझे हुए थे, क्योंकि वे एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जिसे दोनों ही दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। सुबह होने से पहले प्रेरणा उठ गई, तैयार हो गई और फिर उसने शिवांश को भी जगाया। वह आंखें खोलते ही उसे सामने देखकर एकदम उठकर बैठ गया। उसके कहने पर ही वह नहा धोकर तैयार हुआ। दोनों के चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी जो उनकी सच्चाई छुपा रही थी। जब वे कमरे से बाहर आए तो मनोज जी और बबीता जी नाश्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। शिवांश पहले ही अपने पिता से कह चुका था कि वह उनका फैसला मान चुका है और प्रेरणा ने भी चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान लाने की कोशिश की। दोनों को गौर से देखने के बाद मनोज जी और बबीता जी संतुष्ट हो गए और आराम से नाश्ता करने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर दोनों लंदन चले गए, जहां पहुंचकर शिवांश खुद को आजाद महसूस करने लगा। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। शिवांश स्वभाव से थोड़ा लापरवाह था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रेरणा उससे कोई हक नहीं मांग रही, कोई सवाल नहीं कर रही, बल्कि दोनों ने पहले दिन से ही अलग अलग कमरे बना लिए हैं और उसे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया। उसे लगा कि अब उससे उसे कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे वह फिर से पहले जैसा व्यवहार करने लगा जैसा वह बचपन में करता आया था। एक दिन जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो सीधा किचन में गया, जहां प्रेरणा खाना बना रही थी। वह चुपके से पीछे खड़ा हुआ और उसने उसके आंखों पर हाथ रख दिए। प्रेरणा एकदम चौंक गई, लेकिन तुरंत समझ गई कि यह शिवांश है। उसने हल्के गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है शिवांश, और उसके हाथ हटाकर पीछे मुड़ी तो वह मुस्कुरा रहा था और बोला, इसमें बदतमीजी क्या है? अच्छा बताओ क्या बना रही हो? उसने जैसे ही पतीले का ढक्कन उठाया तो गर्म भाप से उसका हाथ जल गया और वह दर्द से सिसकने लगा। प्रेरणा तुरंत घबरा गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उस पर शहद लगा दिया। उसकी उंगलियां लाल हो चुकी थी और वह अब भी दर्द से कराह रहा था। प्रेरणा उसके हाथ पर फूंक मारने लगी। वह अभी अभी नहाकर आई थी और उसके बाल ढीले बंधे थे, जो अचानक खुलकर उसके कंधों पर बिखर गए। सिर का दुपट्टा भी सरक गया और पहली बार शिवांश की नजर उसके लंबे घने बालों और चेहरे की खूबसूरती पर ठहर गई। वह कुछ पलों के लिए उसे देखता ही रह गया, जैसे सब कुछ भूल गया हो। उसका गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और रेशमी बाल उसे अजीब सी खामोशी में ले गए। उसने आज से पहले कभी उसे इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन आज उसके दिल के एहसास जाने क्यों बदलने लगे थे। फिर जैसे ही उसने प्रेरणा के चेहरे पर चिंता देखी, उसे खुद पर अजीब सा एहसास हुआ। उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और थोड़े सख्त अंदाज में बोला, इतना भी दर्द नहीं हो रहा जितनी आप फिक्र कर रही हैं। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अब उसे खुद ही अफसोस हो रहा था कि उसने प्रेरणा को इस तरह क्यों देखा। उसने खुद को समझाया और पढ़ाई करने बैठ गया, लेकिन आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग पा रहा था। यहाँ तक कि खाना खाते समय भी उसकी नजरें बार बार अनजाने में प्रेरणा की तरफ उठ जाती थी। जिस बिल्डिंग में प्रेरणा और शिवांश का फ्लैट था, ठीक उसके सामने वाले फ्लैट में एक हिंदुस्तानी लड़का रहता था, जिसका नाम तन्मय मेहरा था। वह काम के सिलसिले में लंदन में अकेला रहता था। एक दिन जब वह वॉक करके वापस आया तो उसी समय शिवांश यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल रहा था और प्रेरणा हमेशा की तरह उसे बार बार समझा रही थी, बाजार का कुछ मत खाना, कैंटीन का खाना तुम्हें सूट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए घर पर सब बना देती हूँ, इसलिए वापस आकर ही खाना। और हाँ, अपना टेस्ट अच्छे से याद किया ना, तुम्हें पता है सेमेस्टर के एग्जाम कितने करीब हैं। तन्मय ने पहली बार ध्यान से प्रेरणा को देखा। उसकी सादगी और चिंता भरा अंदाज उसे तुरंत अच्छा लगा, और जिस तरह शिवांश उसे आप कहकर बात कर रहा था और उम्र में भी छोटा लग रहा था, उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि दोनों भाई बहन हैं।
शिवांश हल्के से मुस्कुराकर बोला, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरी सारी तैयारी मैंने कर ली है और मुझे पता है पेपर करीब है। आप बस दरवाजा ठीक से लॉक कर लेना। इतना कहकर वह चला गया। जैसे ही प्रेरणा दरवाजा बंद करने लगी, तन्मय ने सामने से हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर उसे हेलो कहा। प्रेरणा थोड़ी झिझकी लेकिन रुक गई। तन्मय ने आगे बढ़कर कहा, मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। आप दोनों की हिंदी सुनकर बहुत अच्छा लगा जैसे आप अपने लोग मिल गए हो। परदेश में अपने देश का कोई मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। प्रेरणा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी जरूर, धन्यवाद, और इतना कहकर दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा को कुकिंग का बहुत शौक था, इसलिए उसने सोचा कि एक दिन पड़ोस में खाना बनाकर भेज दूंगी। उसे ये नहीं पता था कि तन्मय अकेला रहता है। उसने सोचा शायद उसकी पत्नी और परिवार भी हो। अगर किसी हिंदुस्तानी औरत से दोस्ती हो जाए तो उसका भी मन लग जाएगा। एक दिन उसने शिवांश की पसंद की वेज बिरयानी और साथ में मैंगो जेली बनाई थी। खाना खाकर शिवांश ये कहकर निकल गया कि उसे यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी करनी है। वह रात को देर से आएगा, इसलिए उसका इंतजार ना किया जाए। उसके जाने के बाद घर एकदम सूना लगने लगा, क्योंकि प्रेरणा का दिन तो बस उसी के आसपास घूमता था। उसके बिना उसे अकेलापन और घबराहट महसूस होने लगती थी। शाम को चाय बनाते समय उसे एहसास हुआ कि बिरयानी ज्यादा बन गई है, तो उसने सोचा क्यों ना पड़ोसी को दे दी जाए। उसने एक प्लेट में बिरयानी निकाली और हिम्मत करके सामने वाले फ्लैट की डोरबेल बजा दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? प्रेरणा ने धीमे से कहा, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। दरवाजा खुला तो सामने तन्मय खड़ा था। वह अभी अभी ऑफिस से लौटकर फ्रेश हुआ था और किचन में खाना बनाने ही जा रहा था। अचानक प्रेरणा को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अरे आइए, अंदर आइए। प्रेरणा थोड़ा झिझकते हुए अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि घर में कोई और नहीं है, खासकर कोई औरत नहीं, तो वह दरवाजे के पास ही रुक गई। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वहां क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, चाय पीजिए। ये सुनकर प्रेरणा के मन में जो सवाल आया वह सीधे उसके होठों पर आ गया। क्या आपके घर में कोई और नहीं है? आप यहाँ अकेले रहते हैं? तन्मय हल्की मुस्कान के साथ बोला, वह यहाँ बिल्कुल अकेला रहता है और उसकी फैमिली हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में रहती है। ये सुनकर प्रेरणा थोड़ी असहज हो गई और बोली कि उसे लगा कि वह शादीशुदा होगा और उसकी पत्नी और परिवार उसके साथ ही रहते होंगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ बिरयानी का डिब्बा तन्मय की ओर बढ़ाते हुए कहा कि उसने सोचा था कि अगर उसकी वाइफ होती तो उससे दोस्ती कर लेती और उसका भी समय अच्छे से गुजर जाता। तन्मय ने हंसते हुए जवाब दिया कि वह अभी तक शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हिंदुस्तानी लड़कों की तरह उसका भी यही सपना है कि पहले अपना करियर बना ले, अच्छा खासा बैंक बैलेंस जमा कर ले और फिर शादी के बारे में सोचे। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वह काफी मिलनसार और बातूनी स्वभाव का इंसान है। जैसे ही उसकी नजर बिरयानी पर पड़ी, वह खुश होकर बोला, ये उसकी सबसे पसंदीदा डिश है। उसने बताया कि वह पिछले 2 साल से नौकरी कर रहा है और इस दौरान उसे घर के खाने, खासकर हिंदुस्तानी खाने की बहुत याद आती है। उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह आज ही सोच रहा था कि काश उसे बिरयानी बनानी आती तो वह खुद बनाकर खा लेता, लेकिन आज उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। उसने प्रेरणा का दिल से धन्यवाद किया और कहा कि आज उसका बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं था। ऐसे में ये बिरयानी उसके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। प्रेरणा ने हैरानी से पूछा कि क्या वह सारा खाना खुद ही बनाता है? इस पर तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ बाहर रहकर इंसान को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। इतना कहकर प्रेरणा वहां से लौटने लगी और बोली कि अब वह चलती है, वह खाना खाने के बाद प्लेट वापस कर दे। तभी तन्मय ने कैजुअली पूछा कि क्या वह यहाँ अकेली रहती है, जबकि वह जानता था कि शिवांश उसके साथ रहता है। प्रेरणा ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह अकेली नहीं है, शिवांश भी उसके साथ रहता है। तन्मय तुरंत बोला कि वही लड़का जो यूनिवर्सिटी जाता है। प्रेरणा ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वह आज अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया हुआ है।
उसने हल्के अंदाज में कहा कि वह बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कि अगर उसकी पत्नी होती तो उससे थोड़ी बातचीत कर लेती। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा कि बातें तो वह उससे भी कर सकती है और अगर वह चाहे तो वह बहुत अच्छी चाय बनाता है, दोनों साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। लेकिन प्रेरणा को ये बात थोड़ी अजीब लगी और उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है, उसे वैसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वह अपना समय किताबों के साथ बिता लेगी। ये सुनते ही तन्मय उत्साहित हो गया और बोला कि उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उसने पूछा कि उसे किस तरह की किताबें पसंद है, क्योंकि उसके पास अलग अलग तरह की बहुत सारी किताबें हैं। उसने गर्व से बताया कि उसने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है। ये सुनते ही प्रेरणा की आंखों में चमक आ गई। उसे किताबों से बेहद प्यार था, इसलिए उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने वाले के पास इतनी अच्छी लाइब्रेरी हो सकती है। तन्मय ने बिरयानी की प्लेट टेबल पर रखी और उसे अपने साथ आने के लिए कहा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा सच में एक छोटी लाइब्रेरी जैसा था। चारों तरफ अलमारियां बनी हुई थी, जिनमें तरह तरह की किताबें करीने से सजी थी। एक कोने में एक आरामदायक रॉकिंग चेयर भी रखी थी, जहां बैठकर वह अक्सर किताबें पढ़ता था। यह सब देखकर प्रेरणा काफी प्रभावित हुई। वहीं से दोनों की बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में शिवांश की क्लासमेट दीक्षा, जो एक अच्छे हिंदुस्तानी परिवार से थी, उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। वह कभी नोट्स के बहाने तो कभी किसी टॉपिक को समझने के बहाने उसके पास आने की कोशिश करती थी, लेकिन शिवांश उससे सिर्फ औपचारिक बातचीत ही करता था। दरअसल उसका ध्यान अब धीरे धीरे प्रेरणा की तरफ खींचने लगा था। उसे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। वह अक्सर अपनी पसंद का खाना उससे बनवाता और कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे। उसे उसके आसपास रहना, उसकी बातें सुनना, उसकी हंसी देखना बहुत पसंद था। जब भी प्रेरणा हंसती और उसके गालों में प्यारे डिंपल पड़ते तो शिवांश के दिल में एक अनजाना सा एहसास जाग उठता। उसका मन करता कि वह उन डिंपल को छूकर महसूस करे, लेकिन वह खुद को रोक लेता था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी हरकत करने पर प्रेरणा उसे डांट देगी, जैसा कि वह पहले भी कई बार कर चुकी थी। उस दिन भी जब शिवांश यूनिवर्सिटी से घर लौटा तो खाना पहले से ही तैयार था। नहाने और खाना खाने के बाद उसने देखा कि प्रेरणा सोफे पर बैठी तन्मय से लाई हुई किताब पढ़ने में पूरी तरह खोई हुई है। वह इतनी मगन थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि शिवांश कमरे में आ चुका है। उसके बाल अभी भी हल्के गीले थे और खुले हुए थे, जिन्हें वह अनजाने में सहला रही थी। ये दृश्य देखकर शिवांश कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी नजरें बस उसी पर टिक गई। वह धीरे से उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही प्रेरणा को एहसास हुआ वह चौंक गई। उसने घबराते हुए पूछा कि वह कब आया। इस पर शिवांश ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उसे आए तो पूरे 21 साल हो गए हैं। ये सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा कि वह अभी की बात कर रही है। उनके बीच का ये अपनापन साफ झलक रहा था, जैसे वह उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती हो। फिर वह उठकर किचन की ओर जाने लगी, लेकिन तभी शिवांश भी खड़ा हो गया। प्रेरणा जल्दी जल्दी अपने बाल समेटकर जूड़ा बनाने लगी। तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा कि वह अपने बाल खुले ही रहने दे। उसमें वह बहुत खूबसूरत लगती है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो सीधे प्रेरणा के दिल तक उतर गई। ये सुनकर प्रेरणा एक पल के लिए असहज हो गई, क्योंकि उसने पहली बार शिवांश को इस तरह उसे देखते हुए महसूस किया था। अपनी कलाई शिवांश के हाथ में महसूस करते ही प्रेरणा एक पल के लिए घबरा गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और थोड़ा असहज होकर बोली कि उसने अपने बाल बांधने हैं। इतना कहकर उसने जल्दी जल्दी जूड़ा बनाया और किचन की ओर चली गई। वहां जाकर उसने खाना गर्म किया और चुपचाप टेबल पर रख दिया। शिवांश भी उसके पीछे पीछे आ गया और सामान्य बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी बीच अचानक शिवांश के मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर दीक्षा का नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसने थोड़े झुंझलाए हुए अंदाज में कहा,
उसे समझ नहीं आता ये लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। प्रेरणा ने उत्सुकता से आगे बढ़कर उसका फोन उठाया और हल्की मुस्कान के साथ पूछने लगी कि आखिर ये है कौन। शिवांश ने थोड़ा बेमन से जवाब दिया कि वह उसकी क्लास में पढ़ती है, कभी नोट्स चाहिए होते हैं तो कभी कोई लेक्चर समझना होता है। उसने हंसते हुए कहा कि वह उसे ऐसे समझती है जैसे वह उसका टीचर हो। ये थोड़ा चिढ़कर बोला कि वह बहुत ज्यादा बोलती है और इतना परेशान करती है कि उससे बात करने का मन ही नहीं करता। शिवांश दीक्षा की बातें बताता रहा और प्रेरणा बड़े ध्यान से उसकी हर बात सुनती रही। फिर उसने हल्के और सहज अंदाज में कहा कि अगर लड़की अच्छी है, देखने में भी ठीक है, तो उससे दोस्ती करने में क्या बुराई है। ये सुनते ही शिवांश को जैसे बुरा लग गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसे नहीं पता कि वह लड़की कितनी ज्यादा बोलती है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रेरणा को उसकी बात पर थोड़ी हैरानी हुई। उसने समझाते हुए कहा कि अगर लड़की अच्छी है, पढ़ाई में ठीक है और सबसे बड़ी बात वो भी हिंदुस्तानी है, तो दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने समझाया कि वह उसकी मदद करेगा और वो भी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद कर देगी। तभी दोबारा दीक्षा का फोन आने लगा। प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए फोन उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि वह बात कर ले। शिवांश ने गहरी सांस ली, जैसे मजबूरी में फोन उठा रहा हो, और थोड़ा खींचे हुए लहजे में बोला अब उसे किस चीज के नोट्स चाहिए। बात करते करते वह अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही कहा कि उसे पहले से ही पता था कि उस लड़की की नजर सिर्फ उसके नोट्स और किताबों पर है। अब वह उसे अपने घर बुला रही है ताकि वह जाकर उसे नोट्स दे सके, लेकिन वह कहीं नहीं जाने वाला। प्रेरणा ने उसे समझाते हुए कहा कि शायद उसे सच में जरूरत हो, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। उसने थोड़े आग्रह भरे अंदाज में कहा कि उसके कहने पर ही सही वह जाकर उसकी मदद कर दे। आखिरकार प्रेरणा की बात मानकर शिवांश ने अनमने मन से अपने नोट्स उठाए और वहां से चला गया। शिवांश के जाने के कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रेरणा ने दरवाजा खोला तो सामने तन्मय खड़ा था, हाथ में एक प्लेट लिए हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसकी तरह तो अच्छा खाना नहीं बनाता, लेकिन ठीक ठाक बना लेता है। उसने बताया कि उसने पास्ता बनाया है और सोचा कि अकेले खाने से अच्छा है वह उसके साथ बैठकर खा ले और थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। उसने झिझकते हुए पूछा कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा। प्रेरणा ने विनम्रता से उसे अंदर आने के लिए कहा और उसके हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रख दी। फिर उसने चाय भी बना ली और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। तन्मय की बातें उसे दिलचस्प लगती थी क्योंकि दोनों के शौक काफी हद तक एक जैसे थे, खासकर किताबों को लेकर। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। जब भी शिवांश पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के पास जाता, तन्मय किसी न किसी बहाने उससे मिलने आ जाता या फिर उसे अपने घर बुला लेता। उनकी बातें इतनी मिलती जुलती थी कि समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग तरह की नजदीकी बनने लगी, जिसका एहसास उन्हें खुद भी नहीं हुआ। एक दिन जब तन्मय उसके घर आया तो उसके हाथ में गुलाबों का एक खूबसूरत बुके था, साथ में एक छोटा सा गिफ्ट और केक भी। ये सब देखकर प्रेरणा हैरान रह गई। उसने पूछा कि ये सब क्या है। तन्मय ने मुस्कुराते हुए बताया कि आज उसका जन्मदिन है और उसने सोचा कि वह इसे उसके साथ मनाए। उसने गिफ्ट का पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। प्रेरणा अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। तन्मय आराम से अंदर आया, टेबल पर केक रखा, फूल सजाए और शॉपर बैग से चिप्स और बाकी चीजें निकालकर सलीके से टेबल पर सजाने लगा। वह किचन से प्लेट लाया और सब कुछ बड़े आराम से सेट कर दिया। प्रेरणा अब भी दरवाजे के पास खड़ी उसे देख रही थी। तन्मय ने हल्के से कहा कि वह वहां क्यों खड़ी है। उसके पास आए। उसके बोलने का अंदाज थोड़ा बदला हुआ था। पहली बार उसने उसे आपकी जगह तुम कहा था। उसका व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो। अब तक उनकी बातें सिर्फ किताबों तक सीमित थी, लेकिन आज उसका इस तरह केक और गिफ्ट लेकर आना प्रेरणा को थोड़ा अजीब लग रहा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए टेबल के पास आई। तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह केक काटेगा तो वह उसे हैप्पी बर्थडे कहे और फिर उसे गिफ्ट दे।
उसकी ये बात सुनकर प्रेरणा हंस पड़ी और बोली, ये तो वह खुद लेकर आया है, फिर वह उसे कैसे दे सकती है। तन्मय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं रहता, इसलिए मुझे अपना गिफ्ट खुद ही खरीदना पड़ा। ये सुनकर प्रेरणा थोड़ी झेंप गई और बोली कि उसे नहीं पता था कि आज उसका जन्मदिन है, वरना वह जरूर उसके लिए कुछ लेकर आती। तन्मय ने हल्की नाराजगी और उदासी भरे अंदाज में कहा कि वह पिछले 3 दिनों से इशारों इशारों में उसे बता रहा था कि 3 दिन बाद उसका जन्मदिन है, लेकिन शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसने थोड़ा ठहर कर कहा कि शायद वह उसके लिए इतना खास नहीं है जितनी वह उसके लिए हो चुकी है, इसलिए ही वह अपना जन्मदिन उसके साथ मनाने चला आया। उसके बोलने का तरीका कुछ अलग ही इशारा कर रहा था, जिसे सुनकर प्रेरणा के मन में हल्की बेचैनी सी होने लगी। तन्मय ने केक काटा और अपने हाथ से एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। प्रेरणा चाहकर भी मना नहीं कर पाई और उसने चुपचाप केक खा लिया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें होती रही। फिर प्रेरणा उठी और किचन में जाकर चाय बनाकर ले आई। उसने कप टेबल पर रखा और दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चाय का आखिरी घूंट लेते ही तन्मय ने गंभीर होते हुए कहा कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है। प्रेरणा ने हमेशा की तरह शांत और संभले हुए अंदाज में कहा कि वह बताए क्या कहना चाहता है। तन्मय ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है, बल्कि अब तो वह उसे चाहने भी लगा है। ये सुनते ही प्रेरणा जैसे एक पल के लिए ठहर गई। उसके हाथ रुक गए और उसने कप टेबल पर रख दिया। वह उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। नजरें चुराने लगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में भी तन्मय के लिए एक नरम कोना बनने लगा था। तन्मय ने बिना रुके आगे कहा कि क्या वह उसके परिवार से बात कर सकता है, क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर प्रेरणा के अंदर जैसे हलचल मच गई। अगर हालात कुछ और होते तो शायद वह मना नहीं करती, क्योंकि तन्मय में वह हर खूबी थी जो वह अपने जीवन साथी में चाहती थी। लेकिन अगले ही पल वह अचानक खड़ी हो गई और खुद को संभालते हुए साफ शब्दों में बोली कि वह उससे शादी नहीं कर सकती और बेहतर होगा कि वह यहाँ से चला जाए और आगे कभी उससे मिलने की कोशिश भी ना करे। ये सुनकर तन्मय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उसकी आंखों में अपने लिए जो भावना देखी थी, उसके बाद उसे इस तरह के इनकार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो भी खड़ा हो गया और उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था जब उसने पूछा कि आखिर उसमें क्या कमी है। प्रेरणा उससे नजरें मिलाने से बचती रही और धीरे से बोली कि उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह उससे शादी नहीं कर सकती। तन्मय ने बेचैनी से पूछा कि आखिर क्यों, जब वह उससे इतना प्यार करता है और उसे खुश रखने का वादा करता है। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। प्रेरणा खुद भी अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने टूटती हुई आवाज में कहा कि वह क्यों नहीं समझ रहा, वह उससे शादी नहीं कर सकती। तन्मय ने लगभग विनती करते हुए कहा कि उसे वजह तो बताए, वह उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है। उसने कहा कि वह उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुका है। आखिरकार प्रेरणा ने हिम्मत जुटाकर सच बता दिया। उसने कहा कि वह शादीशुदा है। ये सुनते ही तन्मय के जैसे होश उड़ गए। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा कि ये कैसे हो सकता है। प्रेरणा ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा कि शिवांश उसका पति है। ये सुनकर तन्मय और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह लड़का जो उसे हमेशा छोटा लगता था और जिससे वह एक भाई बहन जैसा रिश्ता समझता था, वही उसका पति है। प्रेरणा ने आगे बताया कि शिवांश उससे सिर्फ छोटा ही नहीं बल्कि उससे पूरे 6 साल छोटा है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि दोनों की शादी कर दी गई। उसने कहा कि वे दोनों इस रिश्ते में जबरदस्ती बंधे हुए हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखा था, लेकिन हालात ऐसे बने कि परिवार के एहसानों के बोझ तले ये रिश्ता निभाना पड़ा। उसने साफ कहा कि उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। शिवांश आज भी उसकी बहुत इज्जत करता है और उसने उसे ये आजादी भी दी है कि वह चाहे तो शादी कर सकता है, लेकिन खुद वह इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकती। उनके समाज में औरतों को अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी नहीं होती, बड़े ही उनके जीवन के फैसले तय करते हैं। तन्मय ये सब सुनकर अंदर तक हिल गया।
उसने गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा कि ये तो सरासर अन्याय है। जब ना वह इस रिश्ते से खुश है और ना ही शिवांश, तो फिर क्यों वे दोनों इसमें बंधे हुए हैं। उसने कहा कि वे एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबियों की तरह हैं। ना वह उसे उस नजर से देखता है और ना ही वह उसे। उसने आगे सवाल किया कि अगर शिवांश किसी और से शादी कर लेगा तो उसका क्या होगा? क्या वह सारी जिंदगी उसके नाम पर ही बैठी रहेगी? उसने इसे उसके साथ भी और अपने साथ भी नाइंसाफी बताया और कहा कि उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। तन्मय ने भावुक होकर कहा कि जब खुद शिवांश भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता तो फिर इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह उसे खो नहीं सकता क्योंकि वह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। आखिर में उसने उम्मीद भरे अंदाज में कहा कि अगर वह चाहे तो वह खुद शिवांश से बात कर सकता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसे इस पर कोई आपत्ति होगी। प्रेरणा ने जल्दी से कहा कि नहीं, वह खुद ही सही मौका देखकर शिवांश से बात करेगी, लेकिन तन्मय से साफ मना कर दिया कि वह इस मामले में उससे कोई बात ना करे। ये सुनकर तन्मय की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसे ये जानकर खुशी हुई कि वह भी उससे मोहब्बत करती है। प्रेरणा को जैसे ही अपने ही शब्दों का एहसास हुआ, वह तुरंत नजरें झुका गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अब वह खुद एक अजीब सी उलझन में फंस चुकी थी। कहीं न कहीं उसके दिल में भी तन्मय के लिए भावनाएं जन्म लेने लगी थी। वह वैसा ही था जैसा वह हमेशा अपने जीवन साथी में चाहती थी। दूसरी तरफ उसने कभी भी शिवांश के बारे में इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। शाम को जब शिवांश घर लौटा तो वह काफी थका हुआ लग रहा था। उसने आते ही किताबें एक तरफ रखी और सोफे पर बैठते हुए कहा कि वह पढ़ाई से पूरी तरह परेशान हो चुका है। उसने थके हुए अंदाज में प्रेरणा से एक कप चाय बनाने को कहा। प्रेरणा चुपचाप किचन में गई, चाय बनाई और उसके सामने टेबल पर रख दी। फिर खुद भी थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। शिवांश चाय पीते हुए मुस्कुराया और बोला कि उसके हाथों में जैसे जादू है। एक कप चाय उसकी सारी थकान दूर कर देता है। प्रेरणा ने हिम्मत जुटाते हुए बात छेड़ी और पूछा कि उसकी क्लासमेट दीक्षा कैसी है। ये सुनकर शिवांश थोड़ा चिढ़ गया और बोला कि वह उसकी कुछ नहीं लगती, बस ठीक ही होगी। उसके बोलने का अंदाज लापरवाह था। प्रेरणा ने फिर से कहा कि क्या वह उसे दीक्षा से नहीं मिलवाएगा। दरअसल वह चाहती थी कि शिवांश दीक्षा में दिलचस्पी लेने लगे ताकि वह खुद भी इस अनजाने रिश्ते से आजाद हो सके। शिवांश ने साफ कहा कि वह लड़की उसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि वह उसे उससे मिलवाए। प्रेरणा ने फिर पूछा कि आखिर उसके लिए कौन सी लड़की मायने रखती है। इस बार शिवांश ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि वह उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। ये सुनकर प्रेरणा असहज हो गई। उसने तुरंत नजरें फेर ली। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रेरणा ने हिचकिचाते हुए कहा कि उससे एक जरूरी बात करनी है। शिवांश अब पूरी तरह उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था और बोला कि वह खुलकर कहे। प्रेरणा ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। उसने कहा कि वह जानता है कि ये शादी दोनों की मर्जी से नहीं हुई, बल्कि उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध दिया गया था। ये कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। वह एक पल के लिए रुक गई, जैसे शब्द साथ छोड़ रहे हों। शिवांश उसे ध्यान से देखता रहा, फिर बोला कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी नौकरी करेगा, उसके सारे खर्च खुद उठाएगा। उसने कहा कि वह अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहता। फिर वह अगली बात कहते हुए थोड़ा रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। प्रेरणा उसकी बात का मतलब समझ चुकी थी, इसलिए वह और ज्यादा बेचैन हो गई। उसने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि वह जानती है कि पढ़ाई और नौकरी के बाद वह शादी करना चाहेगा और उसे करनी भी चाहिए। उसे अपनी उम्र के हिसाब से कोई जीवन साथी ढूंढना चाहिए, उसके साथ वह खुश रह सके। फिर हिम्मत जुटाकर उसने वो बात कह दी जिससे वह काफी समय से बच रही थी। उसने कहा कि वह चाहती है कि वह उसे आजाद कर दे। ये सुनते ही शिवांश चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। प्रेरणा ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा कि वह उससे तलाक चाहती है। ये सुनते ही शिवांश अपनी जगह से जैसे उछल पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या सुन रहा है।
उसने हैरानी और गुस्से में पूछा कि वह होश में तो है और उसे अंदाजा है कि वह क्या कह रही है। प्रेरणा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सच बोल दिया। उसने कहा कि वह किसी और को पसंद करने लगी है। उसकी नजरें झुकी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। शिवांश एक पल के लिए स्तंभ रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। वह तुरंत खड़ा हो गया और उलझन में उससे पूछने लगा कि वह क्या कह रही है। प्रेरणा ने इस बार साफ शब्दों में कहा कि वह सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करती है और वह भी उससे मोहब्बत करता है। उसने कहा कि उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि शिवांश गुस्से में चिल्ला पड़ा और उसे चुप रहने को कहा। उसने आक्रोश में पूछा कि उसकी पत्नी होते हुए वह किसी और से कैसे प्यार कर सकती है और किसकी इजाजत से। शिवांश की ये बात सुनकर प्रेरणा खुद हैरान रह गई। उसने उसे याद दिलाया कि ये रिश्ता दोनों पर थोप दिया गया था। ये बात वह खुद भी जानता है। उसने कहा कि आज नहीं तो कल वो भी किसी और से शादी करता, लेकिन शिवांश ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करना चाहता। फिर उसने पहली बार अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी। उसने कहा कि उसे वही पसंद है। अब तो वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। ये सुनते ही प्रेरणा जैसे सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि शिवांश उसके बारे में इस तरह सोच सकता है। उसने घबराकर तुरंत कहा कि उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। वह उसके लिए हमेशा छोटा ही रहा है। लेकिन ये सुनते ही शिवांश के अंदर जैसे गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तेज लहजे में कहा कि अगर उसने कभी नहीं सोचा तो अब सोच ले, क्योंकि सोच बदलने में वक्त ही कितना लगता है। उसने कहा कि उसकी अपनी सोच भी तो बदल चुकी है। वह इतनी मेहनत कर रहा है, अपना करियर बना रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि जब वह उसे अपनाए तो उसे कभी ये महसूस ना हो कि वह उसके लायक नहीं या उसके खर्च नहीं उठा सकता। इस बार उसके बोलने का अंदाज भी बदल चुका था। वह उसे तुम कहकर संबोधित कर रहा था, जैसे उनके रिश्ते की सीमाएं वह खुद ही तोड़ रहा हो। प्रेरणा ने रोते हुए सिर हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा कि वह उसके बारे में इस तरह नहीं सोच सकती और उसे भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन शिवांश जैसे किसी जुनून में आ चुका था। उसने आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसकी आवाज में जिद और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने पूछा कि आखिर वह क्यों नहीं सोच सकती, जब वह उसका पति है और उसे वह पसंद है। वह उसके साथ एक पूरा रिश्ता जीना चाहता है और अपनी जिंदगी उसके साथ आगे बढ़ाना चाहता है। उसने गुस्से में पूछा कि वह कौन है जिसे उसने उसकी जगह दे दी और आखिर क्यों। प्रेरणा ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि वह उसका हाथ छोड़े। उसने साफ कहा कि वह कभी भी उसके बारे में इस तरह नहीं सोच सकती, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन वह शिवांश नहीं हो सकता। ये सुनते ही शिवांश का गुस्सा और भड़क गया। उसने तमतमाते हुए कहा कि क्या उसे लगता है कि वह उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता या उसे खुश नहीं रख सकता। प्रेरणा ने खुद को छुड़ाते हुए कड़वी सच्चाई कह दी। उसने कहा कि हाँ, वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे बहुत छोटा है और जो वह अपने जीवन साथी में चाहती है वह उसमें नहीं है। वह ऐसे इंसान चाहती है जो उसे समझ सके। वह कभी ऐसा नहीं बन सकता। शिवांश ने उसकी बात को पूरी तरह नकार दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि उसे कुछ और नहीं जानना। उसके लिए सिर्फ इतना काफी है कि वह उसकी पत्नी है और उसे वह पसंद है। यही उसके लिए सबसे बड़ी वजह है। वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। वह उसे तलाक नहीं देगा। अब प्रेरणा का गुस्सा भी बढ़ने लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिवांश उसके बारे में इस तरह सोचने लगेगा। उसने गुस्से में कहा कि उसे तलाक चाहिए, वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शिवांश गुस्से से तिलमिला उठा। उसने जोर से कहा कि वह कौन है जिसने उनकी प्रेरणा को उससे छीनने की कोशिश की है। वह उसे जान से मार देगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में बैठी प्रेरणा डर से सहर उठी। अगली सुबह शिवांश बिना नाश्ता किए ही यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था।
कुछ क्लास लेने के बाद ही वह वापस घर लौट आया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि प्रेरणा फोन पर तन्मय से बात कर रही है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह कह रही थी कि उसे पता ही नहीं था कि शिवांश उसके बारे में इस तरह सोचने लगा है। वह हमेशा उसे छोटा भाई ही समझती रही। उसने ये भी कहा कि पहले तो उसे इस शादी से खुद भी ऐतराज था, लेकिन अब अचानक वह क्यों बदल गया, ये उसे समझ ही नहीं आ रहा। इतने में ही शिवांश ने गुस्से में आकर उसका फोन छीन लिया। प्रेरणा बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि इस समय तक वह कभी इतनी जल्दी घर नहीं आता था। शिवांश ने फोन कान से लगाया। उधर से तन्मय की आवाज आ रही थी। वह कह रहा था कि प्रेरणा उसे समझाए, क्योंकि वह उससे बहुत मोहब्बत करता है और वह भी उसे चाहती है। फिर शिवांश उसके बीच क्यों दीवार बन रहा है। ये सुनते ही शिवांश आपे से बाहर हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी के बारे में इस तरह बात करने की। उसने धमकी दे दी कि अगर उसने दोबारा प्रेरणा का नाम लिया तो वह उसे जान से मार देगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। प्रेरणा ने गुस्से में कहा कि ये कैसी बदतमीजी है और उससे अपना फोन वापस मांगा, लेकिन शिवांश ने फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। प्रेरणा डर से कांप उठी। शिवांश ने गुस्से और पागलपन भरे अंदाज में कहा कि वह उसकी पत्नी है और वह उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने फिर से वही सवाल दोहराया कि क्या उसे लगता है कि वह उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उससे छोटा है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह खुद को साबित करने की ठान चुका हो। उसने कहा कि वह उससे छोटा जरूर है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि अपनी पत्नी को खुश ना रख सके या उसकी ख्वाहिशों को पूरा ना कर सके। उसकी आवाज में अब जिद, दर्द और एक अजीब सा जुनून साफ महसूस हो रहा था। प्रेरणा एक पल के लिए डर से सहर उठी। उसने घबराकर कहा कि शिवांश बात को गलत समझ रहा है। ये ख्वाहिश की बात नहीं है। उसने कभी भी उसे उस नजर से देखा ही नहीं। लेकिन शिवांश के कदम लगातार उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वह उसके बिल्कुल करीब आकर ठहर गया और गहरी आवाज में बोला, अब वह सिर्फ उसी के बारे में सोचेगी, उसी को देखेगी, क्योंकि वह आज अपने प्यार की छाप उसके जीवन पर छोड़ देगा। प्रेरणा घबराकर पीछे हटती गई और दीवार से जा लगी। उसने डरते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवांश जैसे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वह इसके बेहद करीब आ चुका था। उसके सामने प्रेरणा बेहद नाजुक और असहाय लग रही थी। शिवांश ने उसके बालों की क्लिप निकाल दी, जिससे उसके लंबे बाल खुलकर कंधों पर बिखर गए। फिर उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। प्रेरणा उसके सीने से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उसे मजबूती से थामे हुए था। वह बेबस होकर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी वह उसे छोड़े, लेकिन शिवांश जैसे उसके जज्बातों में पूरी तरह बह चुका था। वह उसके बालों को छूते हुए बुदबुदाया कि उसके ये बाल उसे पागल कर देते हैं। ये सब सुनकर प्रेरणा के अंदर गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगे। उसने उसे झटकते हुए कहा कि वह उसे छोड़े। और क्या उसे शर्म नहीं आती? शिवांश ने बिना रुके कहा कि उसे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वह उसका पति है और वह उसकी पत्नी है। उसने गुस्से में कहा कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे की। उसका व्यवहार अब और ज्यादा उग्र होता जा रहा था। वह उसके बेहद करीब झुक गया। प्रेरणा डर और बेबसी में उसे रोकने की कोशिश करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। प्रेरणा ने राहत की सांस ली और मौका पाकर शिवांश को खुद से दूर धकेला। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही सामने एक करीब 18 साल की लड़की खड़ी थी। प्रेरणा पहले से ही घबराई हुई थी, इसलिए उसने थोड़ा संभलते हुए पूछा कि वह कौन है। लड़की ने झिझकते हुए कहा कि वह शिवांश से मिलने आई है, उसे उससे कुछ काम था। प्रेरणा ने उसे अंदर आने दिया। इतने में शिवांश भी कमरे से बाहर आ गया। सामने दीक्षा को देखकर उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा उभर आया। दीक्षा ने हल्के से अभिवादन किया, लेकिन शिवांश ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने ठंडे और रूखे अंदाज में पूछा कि वह यहाँ क्यों आई है और क्या काम है। दीक्षा ने धीरे से कहा कि उसे कुछ नोट्स चाहिए थे। प्रेरणा ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए उसे अंदर बैठने के लिए कहा।
लेकिन शिवांश का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने तेज आवाज में कहा कि वह यहाँ नहीं बैठेगी और उसे तुरंत बाहर जाने को कहा। उसने गुस्से में कहा कि वह उसका नौकर नहीं है जो उसके लिए नोट्स बनाता फिरे। वह पहले ही उससे दूरी बनाए रखता है, फिर भी वह बार बार उसके पीछे क्यों आती है। उसने उसे साफ चेतावनी दी कि वह उसके आसपास मंडराना बंद करे। दीक्षा की आंखों में आंसू भर आए थे। प्रेरणा ने उसे अपने पास बिठाने की कोशिश की, लेकिन शिवांश ने फिर से उसे रोक दिया। उसने गुस्से में साफ शब्दों में कहा कि अगर वह ये सोच रही है कि उसके पीछे घूमकर या अपनी अदाओं से वह उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी तो वह गलत है। फिर उसने उसके सामने ये कह दिया कि प्रेरणा उसकी पत्नी है और वह शादीशुदा है, इसलिए उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसके शब्दों में गुस्सा, अधिकार और एक अजीब सा जुनून साफ झलक रहा था, जिससे माहौल और भी ज्यादा भारी और तनावपूर्ण हो गया। ये सुनते ही दीक्षा का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। अब तक वह यही समझती रही कि शायद शिवांश का स्वभाव ही थोड़ा सख्त है और धीरे धीरे वह उसे समझकर उसका दिल जीत लेगी, लेकिन आज जो सच्चाई उसके सामने आई उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दीक्षा के जाते ही प्रेरणा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने शिवांश से सवाल किया कि आखिर वह चाहता क्या है। उसने क्यों उस मासूम लड़की का दिल तोड़ा और क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। उसने कांपती आवाज में कहा कि रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं निपटे और जो गलती उसके पिता ने की थी वही गलती वह दोबारा ना दोहराए। प्रेरणा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि उसके बाप ने अपने एहसानों का बोझ डालकर उससे ये कुर्बानी मांगी थी। उसके दिल में कभी भी उसके लिए वैसी भावना नहीं थी, ना पहले थी ना आज है। वह मजबूरी में इस रिश्ते में बंधी थी, लेकिन उसे हमेशा ये भरोसा था कि शिवांश उसका साथ देगा। उसने कहा कि उसने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। वह खुश थी कि शिवांश एक समझदार और अच्छे विचारों वाला इंसान है, लेकिन आज उसका ये रूप देखकर वह टूट गई है। प्रेरणा ने साफ शब्दों में कहा कि वह उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती जितनी वह तन्मय के साथ रह सकती है। उसने कहा कि ये सब सिर्फ जज्बातों का उफान है जिसमें बहकर वह अंधा हो गया है। उसने शिवांश को समझाते हुए कहा कि दीक्षा उससे सच्चा प्यार करती है और वह उसे खुश रख सकती है। उसने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि वह उसे इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दे और भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ना करे। वह सिसक सिसक कर रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि वह उसे कभी वह खुशी नहीं दे पाएगी जिसकी उसे तलाश है। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार तन्मय था। दरवाजा प्रेरणा ने खोला। उसे इस हालत में देखकर तन्मय घबरा गया। उसके बिखरे बाल, आंसुओं से भीगा चेहरा, सब कुछ देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा कि उसे क्या हुआ है। जैसे ही उसने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, शिवांश तेजी से आगे आया और उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में गुस्सा और अधिकार दोनों झलक रहे थे। उसने सख्ती से कहा कि वह उसकी पत्नी को हाथ ना लगाए। तन्मय ये देखकर थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में बात शुरू की। उसने कहा कि वह जानता है कि ये रिश्ता प्रेरणा की मर्जी से नहीं हुआ था। कल तक खुद शिवांश भी इसके लिए राजी नहीं था। शिवांश ने बीच में ही उसे काटते हुए कहा कि वह कल की बात थी, अब वह इस रिश्ते को स्वीकार कर चुका है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तन्मय ने हल्की मुस्कान के साथ लेकिन गहरी बात कहते हुए कहा कि अगर वह ये सोच रहा है कि जबरदस्ती उसे अपनाकर वह उसे खुश रख पाएगा तो वह गलत है। उसने कहा कि वह उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और धीरे धीरे उसकी बेरुखी उनके रिश्ते को तोड़ देगी। उसने आगे कहा कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और पूरी जिंदगी उसे पछताना पड़ेगा। उसने जज्बातों में आकर अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तन्मय ने एक और सच्चाई सामने रखी। उसने कहा कि उसके पिता ने यह सब कुछ सिर्फ जायदाद के लिए किया था, ताकि जो संपत्ति प्रेरणा के नाम है वह कहीं और न चली जाए। ये बात खुद प्रेरणा ने अपने कानों से सुनी थी। उसने कहा कि प्रेरणा ने ये बात उसे इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने पिता के बारे में गलत सोचे।
तन्मय ने आखिरी बार कहा कि वह सिर्फ उससे उतना ही कह सकता है कि वह अपने पिता के बनाए रास्ते पर आंख मूंद कर ना चले। वह एक पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है, इसलिए उसे सही फैसला लेना चाहिए। उसने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा कि जबरदस्ती किसी को बांधकर रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। इतना कहकर तन्मय वहां से चला गया। तन्मय के जाने के बाद शिवांश जैसे टूट सा गया था। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसके मन में तूफान चल रहा था। वह समझ रहा था कि तन्मय गलत नहीं कह रहा। सच तो ये था कि कुछ समय पहले तक वह खुद भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शायद ये सिर्फ एक जज्बाती बहाव था, कच्ची उम्र का असर। उसने अचानक उसका दिल प्रेरणा की तरफ मोड़ दिया था। उसने सोचा अगर आज वह जिद में आकर फैसला ले लेता तो शायद आने वाले समय में उसे पछताना पड़ता। ना वह खुद खुश रह पाता और ना ही प्रेरणा को खुश रख पाता। अभी तो प्रेरणा जवान है, खूबसूरत है और उसे सच्चे दिल से चाहने वाला इंसान उसके सामने खड़ा है। फिर वह क्यों उसकी खुशियों के बीच दीवार बन रहा है। दूसरी तरफ प्रेरणा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब किस मोड़ पर जा रही है। उसे याद आया कि उसने पहले ही अपने अंकल से कह दिया था कि वे सारी जायदाद अपने नाम कर ले, लेकिन उसकी शादी शिवांश से ना करे। मगर उनके अंकल अपनी असलियत सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती ये रिश्ता करवा दिया। प्रेरणा को हमेशा लगा था कि कम से कम शिवांश उसका साथ देगा, लेकिन अब वह भी अपने पिता के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे फ्लैट का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर आई, लेकिन शिवांश वहां नहीं था। रात के 10 बज चुके थे। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ चला गया। वह पूरी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। अगला दिन भी गुजर गया और फिर रात हो गई, लेकिन शिवांश का कोई पता नहीं था। पूरी रात जागते जागते सुबह के समय कहीं जाकर उसकी आंख लगी थी। जब वह उठी तो सुबह के 11 बज रहे थे। वह घबराकर बाहर आई और सामने का नजारा देखकर ठहर गई। शिवांश सोफे पर बैठा था। प्रेरणा को देखते ही शिवांश ने शांत लेकिन थके हुए स्वर में कहा कि उसने फैसला कर लिया है। उसने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये उसकी आजादी है। प्रेरणा ने कांपते हाथों से कागज लिए। ये तलाक के पेपर्स थे। शिवांश ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से ये सारे कागज तैयार करवाए हैं, यानी वह पूरी रात और अगला दिन सिर्फ इसी काम में लगा रहा था। प्रेरणा की आंखें भर आई। उसने बिना कुछ कहे उन कागजों पर साइन कर दिए। शिवांश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा कि वह कुछ समय हॉस्टल में रहेगा और खुद को संभालने की कोशिश करेगा। समय बीतता गया। शिवांश ने हॉस्टल में रहते हुए दीक्षा को सब कुछ सच सच बता दिया। दीक्षा जो पहले ही उससे प्यार करने लगी थी, ये सुनकर भावुक हो गई। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। वह चुपचाप उसके गले लग गई। शिवांश ने उसे संभालते हुए साफ कहा कि उसे नहीं पता कि शादी के बाद वह उससे प्यार कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह उसके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। वह पूरी कोशिश करेगा कि एक दिन उसके दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह बने। कुछ समय बाद हालात धीरे धीरे बदल गए। 3 महीने के अंदर तन्मय और प्रेरणा ने शादी कर ली। दूसरी तरफ शिवांश ने भी दीक्षा से शादी कर ली। तन्मय के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए प्रेरणा को एक सुकून मिला। उसे लगा कि अब वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसे समझता है, दिल से चाहता है। वहीं शिवांश और दीक्षा की शादी की शुरुआत थोड़ी अलग थी। शिवांश ने उससे साफ कहा कि वह उसके साथ कोई जल्दबाजी नहीं करेगा जब तक उसके दिल में उसके लिए सच्ची जगह नहीं बन जाती। वह कोई रिश्ता मजबूरी में नहीं निभाएगा। दीक्षा ने उसकी बात को समझा। वह कपड़े बदलकर चुपचाप सो गई थी। शिवांश सोफे पर सो गया। शुरुआत में शिवांश का व्यवहार दीक्षा के साथ बिल्कुल सहज नहीं था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अक्सर उसकी तुलना प्रेरणा से करता। कभी कहता कि उसके हाथ के खाने में वो स्वाद नहीं है, कभी उसकी बातों, हंसी और यहाँ तक कि उसके बालों तक की तुलना प्रेरणा से कर देता। ये बातें दीक्षा के दिल को अंदर तक चुभती थी, लेकिन वह चुपचाप सब सह रही।
वह जानती थी कि प्यार उसने किया था, शिवांश ने नहीं, इसलिए वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने प्यार को साबित करेगी। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने वही खाना बनाना सीखा जो शिवांश को पसंद था, उसका ख्याल रखना सीखा, उसके स्वभाव को समझना सीखा। उसने खुद को पूरी तरह उसके रंग में ढाल लिया। समय के साथ दीक्षा का धैर्य, उसका त्याग और सच्चा प्यार शिवांश के दिल पर असर डालने लगा। उसके अंदर धीरे धीरे नरमी आने लगी। एक रात जब शिवांश काफी देर तक घर नहीं लौटा तो दीक्षा बेहद परेशान हो गई। जब वह रात के 3 बजे घर आया तो दीक्षा खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उसके सीने से लगकर रो पड़ी। उस पल में उसकी सच्ची चिंता और प्यार साफ झलक रहा था। शिवांश ने उसे संभाला और उसे चुप करवाया। उसी पल उसे पहली बार एहसास हुआ कि दीक्षा उसके लिए क्या मायने रखती है। उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार दिल से उसे अपनाने की कोशिश की। उसने उससे कहा था कि वह उसी दिन उसके करीब आएगा जब उसे लगेगा कि उसके दिल में उसके लिए सच्ची भावनाएं जन्म ले चुकी हैं। और आज वो दिन आ गया। दीक्षा के लिए ये पल बहुत खास था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जानती थी कि शिवांश की पहली मोहब्बत कोई और थी और शायद वो कभी उसे उसी गहराई से प्यार ना कर पाए, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था कि उसने उसे अपने दिल में जगह देना शुरू कर दिया था। समय बीतता गया। शादी के 1 साल बाद जब उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ तो शिवांश के दिल से पुराने जज्बात पूरी तरह मिट चुके थे। अब उसके दिल में सिर्फ दीक्षा और उसका बच्चा बसते थे। दूसरी तरफ प्रेरणा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। तन्मय के साथ उसका रिश्ता मजबूत और खुशहाल था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। कुछ सालों तक ये सच्चाई परिवार से छिपी रही, लेकिन जब 3 साल बाद शिवांश अपने परिवार के साथ भारत लौटा तो उसके पिता मनोज जी को सब कुछ पता चला और उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उसने प्रेरणा को छोड़कर गलत किया है, लेकिन शिवांश ने शांत और दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि किसी की जिंदगी को बर्बाद करना सही नहीं होता। उसने कहा कि प्रेरणा का भी उतना ही हक था खुश रहने का जितना किसी और का। शुरू में मनोज जी नाराज रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने पोते को देखा तो उनका दिल भी पिघल गया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। आखिरकार दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। प्रेरणा अपने परिवार के साथ और शिवांश अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक सी कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाया करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई प्यारी रोमांटिक सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।